क्वेश्चन नंबर 15 का है अवतल दर्पण में वस्तु को P फॉर पॉल और F फॉर फोकस के बीच रखने पर प्रतिबिंब होता है। देखिए ये हमारा दर्पण हो गया और ये मुख्य अक्ष, ठीक। और इसको बोलते हैं पोल यानी ध्रुव। ये होता है हमारा फोकस, ये होता है वक्रता केंद्र। याद रखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के मध्य में एक बिंदु होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ से ऐसे जाएगा और वापस जाएगा कहाँ से, फोकस से होकर के। अब यहाँ से अगर नॉर्मल डालते हैं तो आप देख रहे हैं कि इधर डिस्टेंस बढ़ रहा है, इधर आकर के डिस्टेंस काल्पनिक रूप से कम रहा है। तो इसको ऐसे ऐड कर लीजिए, देखिए बन गया। तो दर्पण के पीछे जो भी बने उसको कहते हैं आभासी। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि दर्पण के पीछे लेकिन वस्तु से बड़ा है। देखिए करा उल्टा छोटा, बिल्कुल नहीं भाई, बड़ा तो है उल्टा भी तो है, लेकिन वास्तविक लगा दिया क्योंकि दर्पण के पीछे आभासी। आभासी तो यहाँ है लेकिन सीधा जोड़ दिया, ठीक ठीक है सीधा, लेकिन यहाँ छोटा जोड़ दिया, सॉरी छोटा तो होगा नहीं। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर, जहां पे वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो याद रखिएगा अगर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब इसका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो याद रखिएगा कि ये देखिए ये हमारा हो गया अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा P हो गया, ये F हो गया और ये C। तो कह रहा है F और C यहाँ रखिएगा, ठीक। तो ये प्रतिबिंब कह रहा है कि वस्तु कहाँ बनेगा, ऐसे जाएगा और फोकस से होकर के वापस आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, नॉर्मल डाल दीजिए तो इससे पता चल जाएगा। जैसे इसमें आप नॉर्मल डालिएगा ना तो इतना तो मिल जाएगा कि ये दर्पण के इधर ही काटने वाला है, उधर नहीं काटेगा ये, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, दर्पण के सामने है तो वास्तविक होगा और वास्तविक है तो उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा है अवतल दर्पण में वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, ठीक। C पर है तो C पर ही बनेगा, लेकिन अच्छा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग अलग है, ठीक है ठीक है। वास्तविक होगा, बिल्कुल होगा, वास्तविक के सामने है तो वास्तविक होगा, ठीक। तो ये ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस के बाहर रखेंगे, नहीं फोकस से बाहर रखेंगे तो वास्तविक हमें प्राप्त हो जाएगा। एक बार दो बार इसको रिवीजन कीजिएगा ना आप लोग तो अच्छे से आप लोगों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा दर्पण सूत्र क्या होता है। सारे बच्चे याद रख लीजिए, पूछेगा इस बार कि दर्पण सूत्र क्या होता है। 1/f = 1/v और प्लस 1/u। अब यही में अगर आपको रहे क्या रहे, लेंस रहे तो माइनस लगा दीजिएगा, लेंस का हो गया। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ये देखिए बी है, हो गया। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि देखिए गोलीय दर्पण में आवर्धन का सूत्र क्या होता है। तो सारे बच्चे जानते हैं और नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए कि आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u। v क्या है, ऑब्जेक्ट, और u क्या है, वस्तु। यानी ऑब्जेक्ट और वस्तु को जब डिवाइड करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, आवर्धन। अगर डिफिनेशन आपको पूछ ले तो लिख दीजिएगा कि दर्पण में आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न है यदि दर्पण का आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा है। करा कि अगर धनात्मक हो तो याद रखिएगा कि अगर मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन धनात्मक हो तो समझ जाइएगा कि इमेज जो है वो इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट मतलब सीधा बन रहा है, सीधा मतलब दर्पण के सामने या पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है।
क्वेश्चन नंबर 23 का है 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, एफ क्या होगी। तो एफ इजकल टू पढ़े हैं r/2। आर कितना दिया है 32, 32/2 काट लेंगे 16 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 का 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले का वक्रता त्रिज्या आर क्या होगा, आर इजकल टू 2f। 2f है 10, 10 दूना 20। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है। जैसे मान लीजिए ये कांच है और ये एयर से आ रही है, ऐसे हो गई, तो इसको अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, अब परावर्तन किसको कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाए। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए एक माध्यम, लेकिन अपवर्तन के लिए दो माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है प्रकाश विरल माध्यम से सगल माध्यम में जाता है तो क्या होता है। तो इसको याद रख लीजिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। किसके तरफ, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाए तो क्या हो जाएगा। तो अभी देखे थे कि अभिलंब से करीब आया था, तो इसमें क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत आपतित हो तो, अब लंबवत आ रहा है तो क्या होगा, तो भी ये क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगी या अधिक मुड़ जाएगी, बिना विचलित की जाएगी। तो एक क्वेश्चन अभी आप देखे थे आपतन पुनर्बला में, ऐसे ही 90 डिग्री पे आया था और 90 ही पे वापस चला गया, तो बिना विचलित किए जाएगी, यानी कुछ नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा अपवर्तन के समय प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी स्पीड। तो याद रखेंगे अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, सारे बच्चे जानते हैं। इसीलिए माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है, जबकि सामान्य अपवर्तन में उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो हम क्या पढ़े हैं कि जब अलग अलग माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल परिवर्तन हो जाता है, यानी बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रख लीजिए अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा अपवर्तन के नियम को किस वैज्ञानिक से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है, अब इसको याद रख लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो नियम है वो स्नेल का नियम कहा जाता है, याद रखिएगा। किसका नियम, स्नेल का नियम। और नियम क्या कहता है, इसके द्वारा आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अपवर्तनांक के बीच में एक क्या है, संबंध है, तो स्नेल का है। स्नेल के नियम के अनुसार निश्चित दो माध्यम के लिए क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं साइन आई बट्टे साइन आर होता है, नहीं तो अगर पूछे तो याद रखिएगा साइन आई बट्टे साइन आर होता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। म्यू इजकल टू, याद रखेंगे बहुत अच्छा प्रश्न है, म्यू इजकल टू c/v। ठीक, सी क्या है इसको समझ लीजिए, प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तनांक कहते हैं। इसलिए c/v, सी क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल, और यहाँ पर भी क्या हो गया, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों का जो अनुपात निकाल दीजिएगा ना वो कहलाएगा हमारा क्या, अपवर्तनांक कहला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर है तो अपवर्तनांक कितना होगा। तो म्यू इज इक्वल टू, सारे बच्चे अभी अगला प्रश्न देखे हैं,
क्या होता है, म्यू इजकल टू सी बाय भी। अब हम देखिए हमको दे क्या दिया है कि कह रहा है कि यहाँ पे चाल दे दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल जानते हैं ना, क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अब बाई, एक ये भी दे दिया है गुने 10⁸ 10⁸ खत्म। बच गया हमारे पास क्या 3/2, डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 2 × 2 5 × 2 10 यानी 1.5। देखिए फटाफट ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। प्लीज इसे लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बहुत सारे टॉपिक मैं लेकर के आऊंगा, उससे आप जुड़ सकते हैं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता है? बिल्कुल, बताइए बच्चों आप लोग, क्या अपवर्तनांक का कोई मात्रक अभी हम पढ़ाए हैं? नहीं, मीटर जो होता है वो नहीं होता है किसी का, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कोई मात्रक अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। उत्तर लेंस होता है, वाह बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर लेंस कैसा होता है? तो याद रखिएगा उत्तर लेंस का डेफिनेशन, उत्तर लेंस उस लेंस को कहते हैं जिस लेंस में बीच में मोटा हो और किनारे पर का भाग पतला हो। अच्छे से सुनिए, इसका 2-3 बार आप ईयरफोन लगा के भी सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस लेंस को कहते हैं जिसमें बीच का भाग मोटा हो, किनारे पर पतला हो, उसको क्या कहते हैं? उत्तर लेंस कहते हैं। यानी बीच में मोटा, बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा जिसका बीच का भाग पतला, किनारे पर का मोटा। तो देखिए बीच का भाग मोटा, बीच का भाग मोटा, किनारे पर का पतला। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये दो चीज आप यहां से याद रख लीजिए और समझ जाइएगा। अवतल लेंस पूछे, लेंस लगा हुआ है, तो अवतल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, ठीक, यानी आभासी ही बनेगा वो, ठीक। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये भी समझ गए, और छोटा। अगर वही लेंस पूछ ले, लेंस पूछ ले तो अवतल होगा, दर्पण पूछ ले तो यही चीज होगा लेकिन वहां उत्तल में होगा। तो दर्पण पूछे तो उत्तल, लेंस पूछे तो अवतल। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। 39 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते होइएगा कि इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्यों? सवाल तो बनता है ना, क्यों? वस्तु को फोकस के अंदर रखने पर यह बड़ा और सीधा और आभासी प्रतिबिंब देता है, इसलिए इसको कौन सा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, दर्पण नहीं। जैसे दर्पण या उत्तल दर्पण क्या होता है, अपने इसमें ज्यादा एरिया को लेता है तो इमेज बनाता है, ठीक। प्रिंसिपल फोकस सारे बच्चे पढ़े होंगे तो वहां से जाएंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्ले स्टोर पर वीडियो है, आप जाकर के इसी चैप्टर का टोटल थ्योरी आप देख सकते हैं। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कर रहा है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है? कभी ये ऑब्जेक्टिव है, अभी अगर इसी में लगा दे क्यों, तो सारे बच्चे जान लीजिए कि कैमरे का जो है, कैमरे में जो होता है वो उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। क्यों? उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित करके, ठीक, अभिसारित करके फिल्म या सेंसर पर, क्या समझे, अभिसारित करके सेंसर पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रतिबिंब सामान्यतः उल्टा होता है, ये भी याद रखिएगा। तो कैमरे पर में जो होता है वो कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो उत्तल लेंस का। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है ना, प्रकाश के सभी किरणों को अभिसारित करके सेंसर पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, याद रखिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 41 का है, उत्तल लेंस में वस्तु फोकस के अंदर रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो समझ लीजिए, अगर उत्तल लेंस में वस्तु को लेंस के फोकस के अंदर रखने पर आपतित किरणें के रूप में
नहीं मिलती है। ठीक, इसलिए इसके पीछे जाना पड़ता है। अब पीछे जैसे ही जाएंगे तो आभासी हो जाएगा। लेंस के पीछे या दर्पण के पीछे जो भी इमेज बने उसको कहते हैं क्या, आभासी, क्योंकि सामने तो प्रतीत होता नहीं है। तो पीछे जाएंगे तो क्या कहलाएगा, आभासी। तो देखिए आभासी किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। 41, उत्तल लेंस में वस्तु 2f पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो याद रखिए, अगर वस्तु फोकस के 2f पर है तो प्रतिबिंब भी वहीं पर जाकर के सेम साइज का बन जाएगा, सेम जगह पे बन जाएगा, सेम 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 बन जाएगा। करेक्ट। 43, उत्तल लेंस में वस्तु f और 2f के बीच में है तो कहां बनेगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप समझिए कि अगर वस्तु को f और 2f के बीच में रखते हैं ना तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्यों, क्योंकि जो इसका रे है वो रे जो है आपस में संपर्क कहाँ करेगा, लेंस के सामने में करेगा। वास्तविक है तो हमेशा वास्तविक कैसा होता है, दर्पण के सामने होता है, सीधा होता है। 44, उत्तल लेंस में वस्तु 2f पर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। अब देखिए 2f पर है, लेंस बदल दिया, उत्तल लेंस कह दिया। ठीक, तो आप इसको समझिए कि ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45, उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां पर रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तल लेंस से समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस जगह पर रखेंगे। ये सेम क्वेश्चन अभी देखिए ना, यहाँ पर देखिए, ये हाँ ये प्रश्न देखिए ना, ये नहीं सॉरी, ये देखिए यही प्रश्न है। 2f पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f पर ही बन जाएगा ना। यही प्रश्न को यहाँ पर घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा ये दिया कि कहां पर रखें, हम वस्तु को कहां पर रखें कि क्या प्राप्त हो, हमें समान आकार का प्राप्त हो। तो कहां पर रखेंगे, 2f पर रखेंगे। 46, लेंस की क्षमता क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत तो हर बार एग्जाम में पूछता है, डायोप्टर होता है, इट्स डिनोटेड बाय लेटर टी। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो P इज इक्वल टू 1/f को हम कहते हैं लेंस की क्षमता। अगर आपको परिभाषा याद रखना हो ना तो कह सकते हैं लेंस की क्षमता उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5। लेकिन रुकिए इतने से नहीं, ये सब डिजिट होना चाहिए का मीटर में ही इसको मेजर करिएगा। अगर 5 सेंटीमीटर है तो 1/5 करिएगा डायोप्टर, दिस इज रॉन्ग। पहले इसको कन्वर्ट कहाँ करना है, मीटर में। तो अब ये 5 डिवाइडेड बाई 100 यानी 1/20 हो जाएगा। अब इसका कर दीजिए उल्टा, आपका रिजल्ट आ गया खटाखट से उल्टा। 48 होगा। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। अब समझते हैं कि P इज इक्वल टू 1/f होता है। तो P पावर तो दे दिया है हमको, कितना दिया है, 2 दिया है, इक्वल टू 1/f। क्रॉस गुना कर दीजिए, f से गुना 2f बन जाएगा। 2f इक्वल टू 1 यानी f इक्वल टू 1/2। 1/2 मतलब 0.5। 0.5 है कहीं, करेक्ट है यहाँ पर, मीटर में है। अगर मीटर में नहीं होता ना अभी तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते। अब ये देखिए माइनस लगा दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू। माइनस वाले का माइनस में आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखिए बच्चों, अगर आपको लेंस का नाम पूछ लेता, जैसे यहीं पर पूछ लेता, ये ऑप्शन हटा देता सारा, कहता कि लेंस, इसमें बताइए कि ये कौन सा लेंस है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस। ज्यूम प्लस मीन्स उत्तल लेंस, माइनस मीन्स अवतल लेंस। भले ही ये नहीं दिया है तो इसके साथ आप याद रख लीजिए लेंस का नाम भी ये होगा अवतल लेंस। करेक्ट।
अब ये 5 डायोप्टर प्लस में है तो समझ गए, प्लस मतलब उत्तल लेंस। और ये 5D दिए हुआ है तो देख लीजिए यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर में, तो करेंगे क्या, 1P इज इक्वल टू 1/f। P कितना है, ये 5 है, और ये हो गया 1/f, ये क्रॉस गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5f इक्वल टू 1, ये आ जाएगा नीचे, यानी f इक्वल टू 1/5। अब देखिए इसको कन्वर्ट कहाँ, इधर मीटर में है, इसको कन्वर्ट कहाँ करना हमको, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में करने के लिए 20 से गुना कर दीजिए, 5 का 20 सेंटीमीटर। 20 तो भाई इसमें भी है, इसमें भी है, तो अब क्या करेंगे, वही चीज आ गया। अब देखेंगे कि फोकस धनात्मक है, तो फोकस धनात्मक अभी बताया है किसका होता है, उत्तल का होता है। नंबर हमारा कितना है, 51 का रहा है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, देख लीजिए लेंस का नाम यहाँ पर दे दिया है, करा अवतल लेंस है, ठीक। इसका पावर करा बताइए कितना है, देखिए क्षमता निकालना है, P इक्वल टू 1/f, 1/f, f कितना है 20, लेकिन रुकिए रुकिए सेंटीमीटर में है, तो मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देंगे तो यहाँ नीचे, नीचे का मतलब होता है ऊपर, ठीक। अब इसको 100 से गुना कर दे, 0 0 कट गया, 5 दूना 10, करेक्ट। यानी P इक्वल टू आ गया हमारा 5, और ये लेंस कौन सा अवतल है, तो अवतल में माइनस, देखिए कहाँ है, ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 का रहा, दो पतले लेंस को संपर्क में रखने पर उनकी संयुक्त क्षमता, यानी मिला जुला करके इसकी क्षमता क्या होगा, तो आप लोग पढ़े होइएगा इस चीज को, जब दो या दो से अधिक लेंसों का जो एक संपर्क में आता है तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त क्षमता, यानी सबका मिला हुआ क्षमता, यानी P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 डॉट, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। 53 नंबर कह रहा है, देखिए 2D और 0.25D लेंस हो तो संयुक्त क्षमता क्या होगा, तो जोड़ दीजिए ना, इसमें इतना टेंशन क्या लेना है, दशमलव के बाद है 2.25, हो गया, बात खत्म करिए ना। 54 नंबर है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं ये लेंस, और घर में भी आपका होगा, उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं, ये तो कुछ समझाने वाला था ही नहीं। निम्न में से कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, वाह। आपको समतल दर्पण तो स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, पीछे बनाता है, उल्टा बनाता है, इसका तो समझिए ना कि खानदानी ददर खानदानी चलता हुआ आ रहा, ये तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, करा है उत्तल दर्पण, नहीं भाई इसमें दोनों बन जाएगा, सही से देखिएगा, आप लोग पढ़े होइएगा तो, ठीक। देखिए वास्तविक कह रहा, इसमें काल्पनिक बनता है, उत्तर में लिख लीजिए आभासी, ठीक। केवल समतल दर्पण, समतल दर्पण तो लिया ही था, और केवल समतल हटाओ, तो बच कौन गया, अवतल दर्पण हटाइए। तो एग्जाम में इसी तरह आप लोग जो है ना जज करेंगे क्वेश्चन, किस दर्पण के द्वारा हमेशा आभासी आ गया, कौन सा आभासी और छोटा, उत्तल दर्पण, अभी आपको मैं बताया ही था इस चीज को। 57, निम्न में किस दर्पण से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब, तो याद रख लीजिए कौन सा, अवतल दर्पण किया जा सकता है, तो इसे वैसे आभासी के साथ साथ याद रखिएगा, चूंकि बड़ा भी लगा दिया, चूंकि आभासी तो उत्तल में भी होता है लेकिन छोटा होता है वहां पर, ठीक। लेकिन यहाँ कर है आभासी के साथ बड़ा आभासी, यानी वस्तु से बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण के साथ जाएंगे। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, तो हमें लगता है कि आप लोग क्वेश्चन को बना ही लेंगे, और हमें कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर क्या होता है। आप लोग किसी लेंस की क्षमता -5D है, ये भी आप लोगों को छोड़ देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, इजीली बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, नो प्रॉब्लम। 1/D दे ही दिया, 1/f का करके इजीली निकल जाएगा। 60 नंबर है,
किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इतना है तो अपवर्तनांक, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न आपको मैं आगे बता करके ही आ रहा हूं, देख लीजिए। ये एक माध्यम है, दूसरा माध्यम कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक। 3 इंटू 10⁸ कटे क्या बचा 2/3। इसको भाग देंगे तो कितना होगा भाई, सॉरी उल्टा हो गया ये है निर्वात में प्रकाश की चाल, ये है आपका ऑब्जेक्ट, इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये काट लीजिए, बचा 3/2। 3/2 मतलब 1.5, 2 1 2, 5 दूना 10। हाँ ठीक है, ऑप्शन में नहीं है आपके, हाँ है ना बी में। क्वेश्चन नंबर 61, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया था, याद रखिएगा। 8.3 मिनट का समय लगता है सूर्य की जो किरण होती है वो पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतन लगभग कितना दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर में। दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग तो नाम ही रखते हैं इसका, रे डायग्राम, किरण आलेख। उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, वाह याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अच्छे से याद रखिए, पूछता भी है, नहीं सॉरी अभिसारी, यहाँ पर अपसारी है, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी तो वक्रता जस्ट डबल, 15 दूना 30। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो क्षमता कितना होगा, सेंटीमीटर वाला ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये देखिए 1/f होता है, करेक्ट। तो 1/f यानी 1/50, इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। चूंकि है सेंटीमीटर में तो गुना कर दीजिए 1 से 50 दूना 100 यानी 2 देखिए कहाँ 2D, यहाँ पे आंसर हो गया आपका। तो इसी तरह आसानी से बनाइए आप लोग। किसी लेंस की फोकस दूरी, ये आपको छोड़ देते हैं, आप बना लीजिएगा। 69, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कौन सी राशि सामान्यतः अपरिवर्तित रहती है। वाह बहुत अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा। अपवर्तन के दौरान माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य बदलता है। दो चीज याद रखिएगा, प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य बदलते हैं, लेकिन स्रोत द्वारा निर्धारित आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। आवृत्ति ये अपरिवर्तित रहता है। तो चाल देखिए हम लोग क्या होगा, बदलेगा, और तरंग दैर्घ्य भी, दिशा भी बदल सकता है। 70 नंबर है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी राशि बदली जाती है। अभी बता दिए हैं कि चाल बदलेगा और तरंग दैर्घ्य बदलेगा। तो इस तरह से हमारा टोटल 70 क्वेश्चन खत्म हुआ। सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। हमारे इस मेहनत के लिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हमसे जुड़े। आपका अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो प्लीज इसे कमेंट करें, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो अब हम मिलेंगे। अब हमारा दूसरा चैप्टर होगा, फिर केमिस्ट्री होगा, फिर बायो होगा, मैथ्स का सेशन चल ही रहा है। तो प्लीज़ आप लोग हमसे जुड़िए और एकता का परिचय दीजिए। साथ ही मैं आपके लिए नए नए वीडियो प्रीवियस क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। तो चलते हैं अब हम लोग यहाँ विदा लेते हैं, नए वीडियो में फिर मिलेंगे।